नमस्कार दोस्तों। आज की यह घटना राजस्थान के जिला बाड़मेर से संबंधित है। नेहा के पिता का नाम भीमाराव मेघवाल और मां का नाम पार्वती था। भीमाराव राजस्थान के जिला बाड़मेर स्थित बीजासन के निवासी थे। विगत कुछ वर्षों से वे बाड़मेर स्थित टेलीकॉम कॉलोनी महावीर नगर में रह रहे थे। नेहा शुरू से ही ज़हीन और खूबसूरत थी। घर गृहस्थ के कामों में भी निपुण थी। नेहा ने एमएससी पास कर ली तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। भीमाराव ने अपने रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को नेहा के लिए उपयुक्त रिश्ता बताने के लिए कहा तो जल्द ही उन्हें सफलता भी मिली। एक सज्जन से उन्हें आरएएस अधिकारी प्रदीप बालाच के बारे में जानकारी मिली। आरएएस अधिकारी का अपना अलग ही रुतबा होता है। शानदार नौकरी, ऊंचा वेतन, हाथ में पावर और ढेरों शासकीय सुविधाएं। प्रदीप की नौकरी से भीमाराव आकर्षित हुए तो उसके संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं भी जुटाना आरंभ कर दी। प्रदीप गडरा रोड, जिला बाड़मेर निवासी प्रेम प्रकाश का पुत्र था। उसकी मां का नाम सोमती था। प्रदीप का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम हितेश था, जो बीएड की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों प्रदीप की नियुक्ति आबकारी विभाग जोधपुर में हुई। भीमाराव प्रदीप के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद प्रदीप के घर पहुंच गए। प्रदीप के माता पिता से बात की। प्रदीप के पिता भी प्रदीप की शादी जल्द करने के इच्छुक थे। नेहा की फोटो देखी तो उनको नेहा पसंद आ गई। बात रिश्ते की जैसे तैसे आगे बढ़ती गई, बात बनती चली गई। प्रदीप और नेहा का रिश्ता भी तय हो गया। 23 जनवरी 2007 को धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद प्रदीप नेहा को साथ लेकर नहीं गया। जोधपुर में वह अकेला रहकर नौकरी करता रहा और नेहा सास ससुर के साथ ही घर में रहती रही। बीच बीच में प्रदीप घर आता रहता था। 1 साल यूं ही बीत गया। इस अवधि में नेहा गर्भवती भी हो गई। विवाह के 1.5 वर्ष बाद नेहा ने पुत्र ध्रुव को जन्म दिया। तब प्रदीप उसे व नेहा को अपने साथ ले गया। तब तक प्रदीप का तबादला जोधपुर से उदयपुर हो चुका था। वहां भी उसे आबकारी विभाग में ही नियुक्ति मिली। प्रदीप और नेहा का जीवन सुखमय बीतने लगा। ध्रुव 2.5 वर्ष का हुआ तो प्रदीप ने एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। इसी दौरान नेहा रजत नाम एक अन्य पुत्र की मां बन गई। इसके कुछ अरसे बाद प्रदीप का पुनः स्थानांतरण हो गया। जहां से वह उदयपुर आया था, प्रशासन ने उसे वहीं वापस भेज दिया। प्रदीप ने अकेले जोधपुर जाकर नौकरी ज्वाइन की। जब वहां उसे शासकीय आवास और ध्रुव को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया, तब वह अपने परिवार को जोधपुर ले गया। 2 बेटों के साथ नेहा व प्रदीप का जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। जोधपुर प्रवास में नेहा की खुशियों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं रही। नेहा के पति प्रदीप के व्यवहार में अचानक और बहुत तेजी से परिवर्तन आने लगा। प्रदीप नेहा से उखड़ा उखड़ा रहने लगा। वह उससे ना ज़्यादा बात करता, ना पहले की भांति हंसता खेलता। घर में प्रदीप का होना भी ना होने के समान था। पत्नी की अपेक्षा करके वह ना जाने किससे मोबाइल फ़ोन पर देर रात तक बातें करता रहता। नेहा नज़दीक पहुंचती तो कुछ देर बाद फ़ोन करूंगा कहकर बातचीत खत्म कर देता। इतना सब होने के बावजूद नेहा को पति के चरित्र पर संदेह नहीं था। वह उच्च शिक्षित महिला थी, इसलिए बड़ी सोच की मालिक थी। उसका मानना था कि बड़े अधिकारियों की बड़ी बड़ी उलझनें और जिम्मेदारियां होती हैं। प्रदीप की भी कोई बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, यह सोचकर नेहा ने उसके बर्ताव को हल्के में लिया। यूं भी प्रदीप ऑफिस की बात घर में करना पसंद नहीं करता था। नेहा का विचार था कि उलझनों से मुक्त होते ही प्रदीप का रवैया पहले जैसा हो जाएगा। इसीलिए उसने प्रदीप को ना तो टोका, ना उसकी उदासीनता की बाबत कोई बात की। पहले की भांति वह खुशी से जीती रही। नेहा की खुशियों में दीमक तब लगी जब प्रेरणा उसके घर रहने आई। रात को जब प्रदीप सोने के लिए लेटा, तब बोला, कल सुबह एक गेस्ट को आना है, वह भी आरएएस ऑफिसर है। जोधपुर से उसका ट्रांसफ़र हुआ है। गेस्ट आते जाते रहते हैं। यह नया गेस्ट प्रदीप का समकक्ष अधिकारी था, इसीलिए नेहा को कोई आपत्ति नहीं थी। शिष्टाचार के नाते नेहा ने मेहमान के आगमन की सूचना पर प्रसन्नता ही व्यक्त की। प्रदीप ने यह नहीं बताया कि गेस्ट मेल है या फीमेल। सुबह जल्दी प्रदीप ने बिस्तर छोड़ दिया और नहा धोकर गेस्ट को रिसीव करने रेलवे स्टेशन चला गया। थोड़ी देर में घरेलू नौकरानी आ गई तो नेहा ने उसे साफ सफाई में लगा दिया। जल्दी से सारे काम निपटा लो, मेहमान आने वाले हैं। 2-2.5 घंटे बाद प्रदीप घर लौटा तो उसके साथ एक बेहद सुंदर युवती थी। वह बड़े बड़े 3 सूटकेस लेकर आई थी।
प्रदीप ने नेहा से उसका परिचय कराया। यह मिस प्रेरणा शर्मा है। इन्हें जोधपुर में ज्वाइनिंग मिली है, पर सरकारी आवास बाद में अलाट होगा। तब तक यह हमारे साथ ही रहेगी। मेहमान के आने से मेजबान को खुशी होती है। नेहा भी खुश थी, मगर प्रेरणा के अनिश्चित काल तक रहने की बात सुनकर वह अंदर ही अंदर नाखुश थी। 2-4 दिन की बात होती तो शायद नेहा को खुशी होती। ना जाने कब आवास मिलेगा और कब प्रेरणा जाएगी। यह अलग बात है कि उसने नाखुशी जाहिर नहीं की। प्रेरणा प्रदीप के घर के गेस्ट रूम में रहने लगी। वह और प्रदीप साथ ऑफिस आते जाते। प्रेरणा घर का कोई भी काम नहीं करती थी, नौकरानी पर यूं हुक्म चलाती थी मानो घर की मालकिन वही हो। नेहा ने नौकरानी अवश्य रखी हुई थी, पर नाश्ता और भोजन वह स्वयं ही बनाती थी। प्रेरणा को जो भी खाना खाना होता था वो बेझिझक नेहा से कह देती थी। नेहा उसकी पसंद की डिश तो बना देती, मगर सोचती यह चुड़ैल मुझ पर हुक्म चलाती है, मानो मैं उसकी नौकरानी हूँ। नेहा सीधे तौर पर प्रेरणा को जाने के लिए तो नहीं कह सकती थी, इसीलिए प्रदीप से पूछती रहती कि प्रेरणा को आवास कब मिलेगा। इससे कहो कि वे अधिकारियों से बात करे। तुम फिजूल में टेंशन क्यों लेती हो, प्रदीप ने उसे समझाया। प्रेरणा हमारे साथ हमेशा के लिए रहने नहीं आई है। आवास मिलते ही वह शिफ्ट हो जाएगी। नेहा तिलमिला जाती, मगर कुछ बोलती नहीं। प्रेरणा के आने के बाद प्रदीप में भी बदलाव आया। पहले उसके चेहरे से तनाव झलकता था, अब रौनक बहाल हो गई। मोबाइल फोन पर फुसफुसाना भी बंद हो गया था। इससे नेहा ने अनुमान लगाया कि संभवतः प्रदीप प्रेरणा से ही बातें किया करता था। प्रेरणा घर में रहने आ गई तो फोन पर बात करने की जरूरत नहीं रह गई। बस इसके बाद उन दोनों के संबंध के प्रति नेहा के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। खतरे की घंटी तब और तेज हुई जब प्रेरणा और प्रदीप ने घर से लंच ले जाना छोड़ दिया। ऑफिस से वे किसी होटल या रेस्तरां में जाकर लंच करने लगे। कभी कभी तो वे डिनर भी करके घर लौटते थे। प्रदीप ने नेहा और बच्चों पर ध्यान देना भी कम कर दिया। घर में भी वह प्रेरणा के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। नेहा के दिल पर छुरियां चलने लगी। उसने सोच लिया कि जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, मगर क्या करना है वह निश्चय नहीं कर सकी। इसी बीच रजत को चेचक निकल आई। बुखार से उसका बदन आग की तरह तपता, दानों में खुजली व जलन महसूस करता। इसी कारण वह रात में थोड़ी थोड़ी देर बाद जागकर रोता रहता। नेहा उसे पुचकाकर चुप कराती। एक दिन तो प्रदीप ने बर्दाश्त किया, पर दूसरे दिन नेहा से बोला, रजत के कारण मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। सोऊंगा नहीं तो ऑफिस में काम कैसे करूँगा। कोई गलत निर्णय ले लिया तो गले में मुसीबत पड़ जाएगी। ऐसा करो, तुम मेरा बिस्तर ड्राइंग रूम में लगा दिया करो। जब तक रजत स्वस्थ नहीं हो जाता मैं वही सोऊंगा। नेहा बेटे की बीमारी से परेशान थी तो पति की तकलीफ भी समझती थी। उसी रात से वह ड्राइंग रूम में प्रदीप का बिस्तर लगाने लगी। 5वीं रात को प्रदीप के ड्राइंग रूम में सोने का रहस्य नेहा की आंखों के सामने बेनकाब हो गया। प्रेरणा और पति को आपत्तिजनक अवस्था में देख नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे ईश्वर, प्रदीप ऐसा दगाबाज होगा मैं सोच तक नहीं सकती थी। मेरी ही सौतन मेहमान बनाकर घर में रख लिए और मुझे पता ही नहीं चला। कुछ पलों बाद नेहा के हवास दुरुस्त हुए तो उसने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। प्रेरणा चिल्लाई, प्रदीप दरवाजा खुलवाओ। नेहा फांसी लगाकर आत्महत्या ना कर ले। प्रदीप तुरंत बेडरूम की ओर भागा और बंद दरवाजे को पीटने लगा। नेहा, दरवाजा खोलो, इतनी मामूली बात के लिए जान से खेलना सही नहीं। मेरा नहीं तो बच्चों का ख्याल करो। नेहा बोली, तुम जाकर प्रेरणा के संग मुंह काला करो, मेरा और बच्चों का टेंशन मत लो। नेहा बंद दरवाजे के पीछे से बोली, तुम्हारी मामूली बात में मैं दखल नहीं दूंगी। प्रदीप ने कहा, नेहा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। नेहा ने आगे से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं मरने नहीं जा रही हूँ। दरवाज़ा इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं काल खपोते चेहरे नहीं देखना चाहती तुम दोनों के। प्रदीप ने बहुत कोशिश की कि नेहा दरवाज़ा खोल दे, पर उसने नहीं खोला। थक हार कर प्रदीप वहाँ से चला गया। माता पिता की तीखी झड़प सुनकर मासूम रजत अपनी प्यास भूल गया। कुछ देर में ही रजत सो गया तो नेहा ने अपना मस्तिष्क ठंडा किया और अपने भविष्य के बारे में निर्णय करने लगी। तो 3 घंटे तक गहराई से सोचने के बाद नेहा ने निष्कर्ष निकाला कि प्रेरणा और प्रदीप के साथ एक छत के नीचे रह पाना उसके लिए संभव नहीं है। इसीलिए उसने दोनों बच्चों को लेकर मायके जाने का निर्णय कर लिया। निर्णय करते ही नेहा ने सूटकेस निकाला और उसमें अपने व बच्चों के कपड़े तथा अन्य जरूरी सामान रख लिया।
प्रदीप फ़ोन करके परेशान ना करे इसलिए नेहा ने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लिया। सुबह प्रेरणा व प्रदीप ऑफिस चले गए तब नेहा ने दरवाज़ा खोला, घर की चाबियां नौकरानी को दी और बोली, शाम को साहब आए तो उन्हें यह गुच्छा दे देना, मैं मायके जा रही हूँ। इसके बाद दोनों बच्चों को लेकर नेहा मायके चली गई। भूखी प्यासी नेहा मायके पहुंची और माँ से लिपट कर रो पड़ी। माँ ने उसका दुखड़ा पूछा तो सुन रह गई। पार्वती ने सारी बातें भामाराम को बताई तो उनका खून खौल उठा। ऐसा नीच काम अनपढ़ भी नहीं करते, प्रदीप तो आरएएस अधिकारी है। भामाराम रजत को डॉक्टर के पास ले गए, उसे दवाई दिलाई, फिर गडरा रोड स्थित प्रेम प्रकाश के घर जा पहुंचे और उन्हें प्रदीप की हरकतों से अवगत करा दिया। बेटे की करतूतें सुनकर प्रेम प्रकाश और सोमवती के सिर शर्म से झुक गए। बालाच दंपति ने भामाराम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। प्रदीप की गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नेहा हमारी लाडली बहू है और हमेशा रहेगी। उसके सम्मान व अधिकार का हम किसी सूरत में हनन नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम कल ही जोधपुर जाकर प्रेरणा को घर से निकाल बाहर करेंगे। विश्वास रखिए। नेहा सहित आप लोगों से माफ़ी मांगने और बीवी बच्चों को साथ ले जाने के लिए जल्द ही प्रदीप आपके घर आएगा। प्रेम प्रकाश सुलझे हुए आदमी थे, निष्पक्ष तथा सत्य के पक्षधर थे, इसीलिए भामाराम आश्वस्त होकर घर लौट आए। इसके चंद रोज बाद 16 अप्रैल 2015 को प्रदीप ससुराल पहुंचा। नेहा ने उसे देखा तो बात किए बगैर भीतर चली गई। प्रदीप किसी गैर के घर में नहीं ससुराल में था। नेहा के पीछे पीछे प्रदीप भी भीतर जा पहुंचा। प्रदीप के हर तरह से मनाने के बावजूद नेहा जोधपुर जाने को राजी नहीं हुई। इस पर उसने सास ससुर का सहारा लिया। भामाराम ने बेटी नेहा को समझाया तो नेहा प्रदीप के साथ जाने को राजी हो गई। उसी शाम प्रदीप नेहा, ध्रुव और रजत को लेकर गडरा रोड स्थित अपने मकान पर ले गया। 19 अप्रैल तक वे सब वहीं रहे। नेहा से पिता की बात हुई तो नेहा ने सब कुछ ठीक बताया तो भामाराम ने राहत की सांस ली। 20 अप्रैल की रात भामाराम और उनकी पत्नी के लिए क्यामत की रात थी। रात 11 बजे भामाराम के मोबाइल पर प्रेम प्रकाश का फोन आया। संबंधी जी, दुखद सूचना है, सड़क दुर्घटना में नेहा की मृत्यु हो गई है। नेहा की मौत की खबर सुनते ही पार्वती नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। भामाराम की भी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, परंतु किसी प्रकार उन्होंने स्वयं को संभाले रखा। दुर्घटना की बाबत पूछने पर प्रेम प्रकाश ने बताया, नेहा और प्रदीप लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। नेहा दरवाजे से टिक कर बैठी थी और कार ड्राइव कर रहे प्रदीप से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। रोड पर सोना सिंधा गांव से कुछ पहले अचानक दरवाजा खुल गया और नेहा तेज रफ्तार में भागती कार से सड़क पर जा गिरी। गंभीर रूप से घायल नेहा को प्रदीप पहले गडरा रोड अस्पताल ले गया। वहां के चिकित्सक ने उसे बाड़मेर स्थित राजकीय अस्पताल ले जाने की सलाह दी। प्रदीप नेहा को अविलंब बाड़मेर ले गया, जहां प्राथमिक परीक्षण में ही नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। भामाराम का विचार था कि नेहा की मौत वास्तव में हादसा भी हो सकती है और किसी साजिश का परिणाम भी। इसके विपरीत पार्वती इस केस को दुर्घटना मानने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि प्रदीप ने नेहा की हत्या कर दी और कत्ल को हादसा साबित करने की कोशिश में है। 21 अप्रैल की सुबह मेघवाल दंपति अपने कुछ शुभचिंतकों के साथ कटरा रोड पहुंचे तो मालूम हुआ कि रात को ही ससुराल वालों ने शव दफना दिया था। भामाराम गरजे और बोले, हमारे आने से पहले ही लाश क्यों दफना दी? इसीलिए कि लाश काफ़ी शत विशत थी, प्रदीप ने इसका उत्तर दिया। मिट्टी खराब करने से कोई लाभ नहीं था, इसीलिए सर्वसम्मति से लाश दफना दी गई। प्रदीप के उत्तर से भामाराम को विश्वास हो गया था कि यह दुर्घटना नहीं, षड्यंत्र है। प्रेरणा से शादी करने के लिए प्रदीप ने साजिश के तहत नेहा की हत्या कर दी है। अंततः उन्होंने थाना बीजासर जाकर प्राथमिकी दर्ज करा दी। प्राथमिकी में भामाराम ने प्रदीप पर आरोप लगाया कि आरएएस अधिकारी प्रेरणा शर्मा से उसके अवैध संबंध था। इसी कारण वह नेहा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रेरणा से संबंध तोड़ने के लिए नेहा प्रदीप पर दबाव डालती थी तो वह कहता था कि अपने बाप से एक बंगला और 10 लाख रुपए दिला दो तो मैं प्रेरणा को छोड़कर भी फिर से तुम्हारा हो जाऊंगा। भामाराम ने प्राथमिकी में लिखवाया, प्रदीप ने मुझसे भी दहेज के रूप में एक बंगला और 10 लाख रुपए की मांग की थी। मैं उसकी मांग पूरी कर पाने में असक्षम था, इसीलिए प्रदीप ने साजिश के तहत नेहा की हत्या कर दी।
अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसने नेहा की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और लाश दफना दी। भामाराम ने यह मांग की कि प्रदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर किया जाए और लाश को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। थाना बीजासर में भामाराम की प्राथमिकी दर्ज हुई तो प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि चूंकि यह मामला 2 आरएएस अधिकारियों से जुड़ा है, इसीलिए मामले को दबाने की प्रयास किए जा रहे हैं। एक आरएएस अधिकारी पर हत्या का आरोप लगाया गया था, इसीलिए केस और भी गंभीर हो गया था। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे थे। जनता में सिस्टम के प्रति अविश्वास ना फैले और पुलिस के प्रति पब्लिक का विश्वास बना रहे, इसीलिए उन्होंने क्षेत्रीय थाना बीजासर को इस मामले से दूर कर दिया। एसपी के निर्देश पर भामाराम की रिपोर्ट नए सिरे से धारा 302 आईपीसी के तहत दर्ज की गई। इस केस की जांच एसओ रामर दशरथ सिंह और एसओ गडरा रोड बाबूलाल बिश्नोई को डीएसपी नीरज पाठक के नेतृत्व व निर्देशन में संयुक्त रूप से करने का दायित्व सौंप दिया गया। दशरथ सिंह बाबूलाल बिश्नोई और नीरज पाठक प्रदीप को साथ लेकर तथा कथित घटना स्थल पर गए और उससे पूछा कि घटना कहां और कैसे हुई। सोना सिंगा गांव के पास पुलिस को कोई सूत्र ना मिला तो गडरा रोड स्थित सरकारी अस्पताल जाकर पड़ताल की गई। मालूम हुआ कि उस रात डॉक्टर अशोक मीना ड्यूटी पर थे। पुलिस की तहकीक में उन्होंने रहस्य खोला कि घटना 20 अप्रैल की नहीं बल्कि 19 अप्रैल की है। डॉक्टर मीना ने कहा, रात 11:15 बजे आरएएस अधिकारी प्रदीप अपनी पत्नी नेहा को अस्पताल लाए थे। उस वक्त नेहा की सांस रुक रुक कर चल रही थी और धड़कनें भी सही नहीं थी। उन्होंने नेहा का हार्ट पंपिंग किया, कुछ जीवन रक्षक इंजेक्शन भी लगाए। इससे भी नेहा की हालत में सुधार नहीं हुआ। तब उन्होंने नेहा को बाड़मेर रेफर किया था। उन्होंने यह भी बताया कि वे नेहा को बाड़मेर भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलाना चाहते थे, परंतु प्रदीप ने मना कर दिया था। एम्बुलेंस के बजाय वह नेहा को सफारी से बाड़मेर ले गए थे। नेहा के केवल एक हाथ पर मामूली खरोंच थी। शरीर के किसी दूसरे अंग पर घातक चोटें नहीं थी। डॉक्टर मीना के कथन से स्पष्ट हो गया था कि जब नेहा को गडरा रोड लाया गया तब उसकी हालत नाजुक थी, मगर वह जीवित थी और उसके शरीर पर घातक चोट का कोई निशान भी नहीं था। इसके बाद जांच टीम ने राजकीय अस्पताल बाड़मेर का रुख किया। वहां छानबीन करने पर मालूम हुआ कि घटना वाली रात डॉक्टर महिपाल चौधरी की ड्यूटी थी। डॉक्टर चौधरी ने जांच टीम को बताया कि 20 अप्रैल को रात 1:30 बजे नेहा को अस्पताल लाया गया था। पहली नज़र में ही वह उन्हें मुर्दा लगी। इसके बावजूद चौधरी ने अपनी तसल्ली के लिए नेहा का ईसीजी कराया था। उससे स्पष्ट हुआ कि नेहा वास्तव में ही मरी हुई थी। संभवतः रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। हाथ की खरोच के अलावा नेहा के शरीर पर कोई गहरा चोट नहीं थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को रियाज खान नाम के एक शख्स भी मिला। रियाज खान 19 अप्रैल को वह रात 10 बजे अपनी कार से सोना सिंदा गांव के पास से गुजर रहा था। तब उसने सड़क पर एक बोलेरो कार खड़ी देखी। कार की ड्राइविंग सीट पर लाल शर्ट पहने एक व्यक्ति बैठा था। कार में एक बच्चा भी था और एक व्यक्ति टॉर्च लिए सड़क पर खड़ा था। दुर्घटना का संदेह होने पर रियाज ने मदद के इरादे से कार रोक दी थी। उसने बोलेरो की ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक से मदद की पेशकश भी की थी, परंतु उसने कुछ बताने या मदद के बजाय अपनी साइड का कार का शीशा ही बंद कर दिया था। अंत झमेले में पड़ने के बजाय रियाज खान वहां से चला गया था। नेहा की संदिग्ध मौत की खबर टीवी पर देखने के बाद शरीफ शहरी होने का फर्ज निभाने के लिए रियाज खान स्वयं अपना बयान देने मीडिया व पुलिस के पास आया था। अब तक की छानबीन से जाहिर हो रहा था कि नेहा हादसे में नहीं मरी, संभवतः वह किसी साजिश का शिकार हुई है। अंततः पुलिस ने नेहा की दफन लाश निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराने का निश्चय किया। 24 अप्रैल को सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में नेहा की लाश निकाली गई। तत्पश्चात मेडिकल बोर्ड गठित करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया। 25 अप्रैल की देर शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर के पिछले भाग पर घातक चोट पाई गई। पैनल का अनुमान था कि वह चोट किसी मजबूत डंडे आदि से पहुंचाई गई थी। यह भी स्पष्ट हुआ कि मृतका का गला दबाया गया था, जिससे उसकी श्वास नली को घातक क्षति पहुंची थी और सांस लेने में भी दिक्कत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सड़क हादसे में नेहा की मृत्यु की पुष्टि नहीं करती थी। अब प्रश्न यह था कि नेहा मरी कैसे, और सही उत्तर सिर्फ और सिर्फ प्रदीप ही दे सकता था। अंत्य 26 अप्रैल को पूछताछ के लिए प्रदीप को हिरासत में लेकर
पुलिस की पूछताछ में इस बार प्रदीप झूठ की बैसाखी पर अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सका। स्वयं को चौतरफा गिरा देखकर प्रदीप ने स्वीकार किया कि उसने अपने छोटे भाई हितेश के साथ मिलकर नेहा की हत्या की थी। प्रदीप प्रेरणा को खोना नहीं चाहता था। इसके बावजूद माता पिता के दबाव के चलते वह नेहा को लेने उसके मायके गया था और वहां पर उसने घड़ियाल आंसू भी बहाए थे। प्रदीप ने पहले ही सोच लिया था कि नेहा के साथ उसे क्या करना है, इसीलिए वह नेहा को जोधपुर ना ले जाकर गडरा रोड स्थित अपने घर ले गया। 3 दिन नेहा से बेहद प्यार और शराफत से पेश आया। इसी दौरान उसने अपनी योजना में छोटे भाई को भी शरीक कर लिया था और हत्या की प्लानिंग बना ली। हत्या को वह हादसे का रूप देना चाहता था। प्रदीप को विश्वास था कि वह आप RAS अधिकारी होने के नाते अपना प्रभाव इस्तेमाल करके आसानी से अपना बचाव कर लेगा। योजना के अनुसार 19 अप्रैल को रात 8 बजे प्रदीप ने लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बनाया। नेहा के अलावा उसने अपने साथ रजत और हितेश को भी ले लिया। रजत को इसीलिए साथ लिया ताकि कोई उस पर शक ना करे। कार हितेश चला रहा था और उसने लाल शर्ट पहनी हुई थी। हत्या में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बालाच बंधुओं ने बेसबॉल का डंडा पहले ही कार में रख लिया था। रोड पहुंचते पहुंचते 4 वर्षीय रजत सो गया। प्रदीप और हितेश को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। प्रदीप का इशारा पाते ही हितेश ने सोना सिंधा गांव के पास के सुनसान इलाके में कार रोक दी। पेशाब करने के बहाने प्रदीप कार से उतरा तो उसने अनुरोध करके नेहा को भी उतार लिया। इसके बाद उसने बेसबॉल का डंडा हाथ में ले लिया। नेहा चौंकी, इसका क्या करोगी? इस पर प्रदीप ने बोला, यह तुम्हें पीटने के लिए नहीं लाया हूँ। जंगल का मामला है, इसीलिए हिफाजत के लिए हाथ में ले रखा है। नेहा को कतई उम्मीद नहीं थी कि प्रदीप उसकी जान ले सकता है। अंत वह उसके साथ कार से कुछ दूर सन्नाटे में चली गई। वहां पहुंचते ही प्रदीप ने बेसबॉल के डंडे से नेहा के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया। वार इतना घातक था कि नेहा बिना चीखे सड़क पर गिर पड़ी। प्रदीप तुरंत उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसका गला दबाने लगा। थोड़ी देर तड़पने के बाद नेहा के हाथ पैर शिथिल हो गए। गुप्त अंधेरा होने के कारण प्रदीप नहीं जान सका कि नेहा मर गई है या नहीं। अंत वह कार के पास वापस आया और टॉर्च लेकर पुण्य नेहा के पास पहुंचा। उसने देखा नेहा की सांसें चल रही थी, पर आसार ऐसे थे कि वह जल्द ही मर जाएगी। इसी वक्त रियाज खान वहां से गुजरा था। प्रदीप ने कुछ देर नेहा के मरने का इंतजार किया। वह नहीं मरी तो उसने अपनी योजना में कुछ परिवर्तन किए। परिवर्तन के तहत उसने नेहा को जीवितावस्था में अस्पताल ले जाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने अपने मित्र दशरथ मेघवाल को फ़ोन करके उनकी बोलेरो कार मंगवाई। अपने छोटे भाई हितेश और अपने बच्चे रजत को उसने कार सहित घर भेज दिया। उसके बाद दशरथ की कार से नेहा को गडरा रोड स्थित सरकारी अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर अशोक मीना ने प्राथमिक उपचार करने के बाद नेहा को बाड़मेर रेफर किया तो उसने एम्बुलेंस के बजाय किसी की सफारी कार मंगवाई और उससे नेहा को बाड़मेर ले गया। रास्ते में ही नेहा ने दम तोड़ा तो प्रदीप ने राहत की सांस ली। प्रदीप की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त बेसबॉल का डंडा भी बरामद कर लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रदीप को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया और इस तरह प्रशासन ने भी उसे निलंबित कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।